हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस वन शॉट वीडियो के अंदर अपने सभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। सोशियोलॉजी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए प्रयास ये रहेगा कि सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूं। हो सकता है इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिले एग्जाम में। अगर कुछ एक क्वेश्चन को कवर किया गया, कुछ एक क्वेश्चन को नहीं भी किया गया, तो मैं प्रयास करूंगा उनके रिलेटेड पॉइंट्स को आपको इस वीडियो में बताने का। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आर इकोलॉजिकल मूवमेंट न्यू और ओल्ड सोशल मूवमेंट्स, एक्सप्लेन द अबव यूजिंग द चिपको मूवमेंट एज एन एग्जांपल के तौर पे बताओ कि जो इकोलॉजिकल मूवमेंट है क्या वो न्यू सोशल मूवमेंट है या ओल्ड सोशल मूवमेंट है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो इकोलॉजी की बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहा हूं, ये नए सोशल मूवमेंट है। ये पुराने मूवमेंट नहीं होते थे, क्योंकि पहले ऐसा कुछ काम ही नहीं होता था कि एनवायरमेंट को डैमेज हो। आज के टाइम में जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के होने के कारण क्या हुआ है, एनवायरमेंट को डैमेज ज्यादा हो रही है। तो ये न्यू सोशल मूवमेंट है जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन करने की बात कर रहा है। तो इसका एग्जांपल अपने चिपको मूवमेंट के रिगार्डिंग दे सकते हैं। चिपको मूवमेंट बेसिकली ये उत्तराखंड की बात करी जा रही है। यहां पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था एक कंपनी को कि यहां से आप क्या ट्रीज को काट लिया जाए, ट्रीज को काटने का ऑर्डर दिया था। तो यहां की जो वोमेन थी स्पेशली, उन्होंने ट्रीज को हक किया और पेड़ों को काटने से प्रोटेक्शन दिलाई यहां के, यानी कि पेड़ों को काटने के अगेंस्ट में गए। यहां से जो बताया जाता है कि यहां पे जो पेड़ थे वो बेसिकली कौन से टाइप के थे, तो वो आप याद रख सकते हो। अगर नाम याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, सीधा ही आप लिख सकते हो। तो ट्रीज के नाम है यहां पे रोडोडेंड्रोन और ओक फॉरेस्ट थे बेसिकली, जिनको बचाने का प्रयास करा। यहां पे दो तरफा प्रयास हुआ। एक तो कहीं ना कहीं, एक तो इन्होंने पेड़ नहीं काटने दिया, जिससे आप ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होने से नेचुरल रिसोर्स को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी आवाज उठाएगी कि सोशल इनइक्वालिटी कैसे थी गांव के बीच में और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के बीच में। क्योंकि यहां पर जब गांव वाले लकड़ियां काट रहे थे तो गवर्नमेंट ने वहां पे डिनाई कर दिया था, और वहीं एक कंपनी को वहां पे परमिशन मिल जाती है। तो इसके अगेंस्ट में यहां पे मूवमेंट किया गया था। तो ये चिपको मूवमेंट हमारा कैसे मूवमेंट था, नेचर को बचाने के रिगार्डिंग था, और एक नया सोशल मूवमेंट था। ये नया मूवमेंट था, ये पुराने सोशल मूवमेंट नहीं थे। जो पुराने मूवमेंट थे वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो नहीं होते थे, ये बात आपको पता होगी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैं देखो सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन लाइन टू लाइन नहीं बताऊंगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि इसमें लगभग मैंने 45-46 क्वेश्चंस को कवर करा है। तो 45-46 क्वेश्चन को करने में अपने को टाइम ना लगे, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो प्लीज प्रयास करना कि मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूं। तो आप चाहो तो मेरे से पीडीएफ ले लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके इन नोट्स को पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या डिफरेंस है, इंपोर्टेड क्वेश्चन बन सकता है। तो भाई स्ट्राइक तो करी जाती है लेबर के द्वारा, इंप्लॉइज के द्वारा करी जाती है, जब वो चाहते हैं कि या तो उनकी जो वर्किंग आवर्स है उनको घटाया जाए, या वो डिमांड करते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट की जाए। यानी कि वेजेस की डिमांड भी वो कर सकते हैं, वेजेस बढ़ाने की डिमांड भी कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने की डिमांड भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते, वो सही नहीं फील कर रहे होते जो इंप्लॉयर है उनके अगेंस्ट में, यानी कि इंप्लॉयर के अगेंस्ट में ये करी जाती है जब वहां की वर्किंग कंडीशन या वेजेस कम होता है। तो इसको कहा जाता है स्ट्राइक। और लॉकआउट तब करा जाता है जब इंप्लॉयर होता है, यानी कि जो किसी कंपनी है, किसी इंडस्ट्री है, उसकी जब ओनर के द्वारा कर दिया जाता है, उसके द्वारा इंडस्ट्री को लॉक कर दिया जाता है, इसलिए वो करी जाती है। यानी कि जब वो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं होते कि जो इंप्लॉइज है वो वेजेस की डिमांड बढ़ा रहे हैं या वो वर्किंग आवर्स कम करना चाह रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो जब जो ओनर करते हैं या इंप्लॉयर जब करते हैं तो इसको लॉकआउट कहते हैं। और इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा गया कि एक फेमस स्ट्राइक हुई थी 1982 के अंदर, इसके बारे में बताओ। भाई ये 1982 में बॉम्बे टेक्सटाइल के अंदर स्ट्राइक हुई थी। इसको लीड करने वाले थे डॉक्टर दत्ता सामंत ने। यहां पे प्रयास करा गया था कि कहीं ना कहीं जो इंप्लॉइज है, जो लेबर है, उनके जो कंडीशन है वर्किंग, उनको सुधारा जाए, उनकी जो टाइम लिमिट होती है काम करने की उनको थोड़ा कम किया जाए। लेकिन यहां पे लगभग कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा वर्कर लगभग 2 साल तक ये स्ट्राइक चली थी और वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे। और इसका कोई भी कंक्लूजन पर्टिकुलर नहीं निकल पाता है। बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो छोटी जगह काम पे काम करने लग जाते हैं कहीं और जगह, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कहीं दूसरी मील पे काम करने लग जाते हैं, मतलब उनकी कंडीशन ही ओवरऑल खराब होती है। इस स्ट्राइक का रिजल्ट कहीं ना कहीं जो वर्कर होते हैं, जो वेजेस होते हैं, उनके फेवर के लिए नहीं निकलता। बाकी इसमें नोट्स में मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा बातें डाली हुई, उनको थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लेना ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। आगे बात करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रिडम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट क्या होते हैं? भाई यहां पे क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि रिडम्पटिव मूवमेंट क्या होते हैं, जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होते हैं। इनमें से किसी में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है या पर्टिकुलर किसी को शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना, आगे मैंने दूसरे जो मूवमेंट है उनको भी कवर करा है। अभी बात करते हैं रिडम्पटिव मूवमेंट क्या होते हैं या ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट क्या होते हैं। भाई रिडम्पटिव मूवमेंट होते हैं वो बेसिकली वो मूवमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान की पर्सनल कॉन्शियसनेस में चेंज लेके आते हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की थिंकिंग में चेंज लेके आते हैं, यानी कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एक इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं एल्कोहल को कंज्यूम ज्यादा कर रहा है। अब कोई ऐसा मूवमेंट मान लो चलाया जाए जहां पे लोगों को जो एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उनकी सोच ही बदल जाए, तो इस सोच को बदलना, उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना रिडम्पटिव या ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट कहा जाता है। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक एजावा कम्युनिटी थी जो केरला के अंदर थी। यहां पर सोशल प्रैक्टिस जो उनकी थी उनको चेंज करा गया था। किस इंसान के द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा चेंज करा गया था। तो ऐसे मूवमेंट को रिडम्पटिव या ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट कहते हैं, जो किसी इंसान की कॉन्शियसनेस, उसकी थिंकिंग में चेंज करते हैं। यानी कि जो पहले जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको छोड़ के कुछ नया करता है, उसको चेंज करता है, उसमें सुधार लाता है, उसे रिडम्पटिव मूवमेंट कहते हैं। यानी कि सुधार की गुंजाइश होती है यहां पे। सुधार तो खैर सारे मूवमेंट करते हैं यार। वट इज मीन्ड बाय रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट क्या होते हैं? इनका एक एग्जांपल देके बताओ कहते। तो रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग जो सोशल आइडियाज है, पॉलिटिकल बिलीफ है, या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई प्रोग्राम पॉलिसी है, या समाज के अंदर जो चल रही कोई प्रोग्राम पॉलिसी है, उसके अंदर चेंज करने की बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सोसाइटी के अंदर चल रहे जो एविल्स है, जो चल रही बुराई है, उनको खत्म करा जाए। जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है उनके प्रति कुछ लोग है वो संतुष्ट नहीं होते, और वो जब मूवमेंट करते हैं तो ऐसे मूवमेंट को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहते हैं। यानी कि वो रिफॉर्म लेके आना चाहते हैं। जैसे यहां पर आप ये मूवमेंट भी लिख सकते हो, जैसे राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो मूवमेंट करा गया था ना सती प्रथा के अगेंस्ट में, वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही था। या महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा मूवमेंट करना जिसमें कहा गया कि हमें सेल्फ रिलेंट बनना है, हमें जो अंग्रेजों के बनाए गए गुड्स है उनको बॉयकॉट करना है, हमें अपने बेस पे सोसाइटी बनानी है। तो ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। यानी कि ऐसी सोसाइटी में चलने वाले बिलीफ, आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करके उसमें चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग आइडियाज को, आइडियोलॉजी को चेंज करने की बात करते हैं, वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आसान सी बातें, मैं मेन कीवर्ड्स को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कोई भी भाई बहन जब एग्जाम में बैठे तो उनको इन कीवर्ड्स के बेसिस पे वो अपने आंसर को कर सकते हैं। बाकी आप अपने से मेरे से पीडीएफ ले सकते हो और पीडीएफ से एक एक लाइन को देखना चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। वैसे डेमोग्राफी कहते किसे, पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात याद रखना, जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, हम जानते हैं कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन की स्टडी करने को डेमोग्राफी बोलते हैं। और यहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो सोसाइटी है वो किस तरह से रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी में चेंज हो रही है, लेस लिटरेट सोसाइटी से हाई लिटरेट सोसाइटी में कैसे चेंज हो रही है, कैसे एक सोसाइटी प्राइमरी से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में चेंज हो रही है। इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और इसकी स्टेजेस को अपने आगे डिस्कशन करने वाले हैं, जो 3 स्टेजेस होती है। यहां पे बात करते हैं कि डेमोग्राफी की 2 टाइप्स क्या होती है। एक वो होती है जो फॉर्मल स्टडी करती है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव बेस पे स्टडी करती है, यानी कि पता लगाती है कि कहां पे कितने लोग रह रहे हैं, किस हिसाब से रह रहे हैं, किस धर्म के लोग कितने रह रहे हैं। इस तरह की सर्वे को बोलते हैं क्वांटिटेटिव फील्ड के बेस पे स्टडी करना। और दूसरी जो सोशल डेमोग्राफी होती है, जो कहीं ना कहीं फोकस करती है, एम्फेसिस करती है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, यानी कि लोग वहां के हैं, उनकी सोशल कंडीशन कैसी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। तो ये होती है डेमोग्राफी के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन से काम करा जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पर एक रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं इंप्लॉइज के, कि इतने हमारे यहां पे इंप्लॉय काम करते हैं, उनकी सैलरीज, उनके वेजेस, उनको कितनी पेंशन्स मिल रही है, उनको बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो कंप्लीट एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और जहां पर लगभग 10 या इससे ज्यादा यूनिट्स, एक यूनिट में लोग काम कर रहे होते हैं, वो होता है ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वहां होते हैं जहां पर कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करा जाता, कोई भी परमानेंट जॉब सिक्योरिटी की वहां पे गारंटी नहीं होती, वहां पे किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता। वहां पे हो सकता है कि उस बंदे को अपॉइंटमेंट करा दिया जाए जो हमारा क्लोज हो, जो उस जो मतलब पर्टिकुलर यूनिट है उसका जो ओनर हो, उसकी जो क्लोज हो, उनको भी अपॉइंटमेंट कराया जा सकता है। जहां पर कभी भी किसी को हटाया जा सकता है, जहां पर कोई भी एक प्रॉपर हॉलीडेज वेकेशन के रिगार्डिंग कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, उनको अनऑर्गेनाइज कहा जाता है। जहां पे पेंशन, बेनिफिट, अलाउंस, इनके रिगार्डिंग कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। आगे बात करते हैं
Sanskritization seems to justify a model that reset, rest और inequality and exclusion. Explain this model. इस मॉडल को आपको बताना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊंगा सोशियोलॉजी में कि आप ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से ही आएंगे, लेकिन कुछ हल्के फुल्के चेंज होके आए तो आपको घबराना नहीं है। आपको खाली एक वर्ड को चेक करना कि वो वर्ड पर्टिकुलर आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ रहा है एक्यूरेट क्वेश्चन तो अच्छी बात है, पूरा डिटेल में अच्छे से बताओ, नहीं तो उस वर्ड को लेके उसके बारे में कुछ भी मिलती जुलती बातें जो आपको पता है वो बता दो, क्योंकि सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप मिलती जुलती बातें भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बस छोड़ने नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। और इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आपको पता है, कीवर्ड्स आपको पता है, तो प्रयास करो उनको अंडरलाइन करो। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपकी बनती है, आपको ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना, फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करना है। तो खैर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। संस्कृताइजेशन वो होती है जब लोअर कास्ट जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर इंप्रूवमेंट करती है, और वो इंप्रूवमेंट करती कैसे है, वो जो अपने ट्रेडिशन अपने वैल्यूज को छोड़कर अपर कास्ट के ट्रेडिशन और वैल्यूज को एडॉप्ट करते हैं। यानी कि संस्कृताइजेशन वो प्रोसेस है जहां पे लोअर कास्ट अपर कास्ट की वैल्यूज और ट्रेडिशन को फॉलो करती है। यानी कि कहीं ना कहीं संस्कृताइजेशन एक तरह से अपने बोल सकते हैं कि यहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन क्या, कि यहां पे लोअर कास्ट चाहती है कि अगर अपने को अपना स्टेटस इंहांस करना है, अच्छा करना है, तो हमें हमारी जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अपनी वैल्यूज और ट्रेडिशन को अडॉप्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक आप डिफरेंशिएट देख सकते हो इस कंडीशन में कि जो लोअर कास्ट होती है, जो ह्यूमिलिएट होती है उसकी वैल्यूज को, इसीलिए वो अपर कास्ट की वैल्यूज को यहां पे अडॉप्ट करने का प्रयास करती है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भी कॉलोनियल पीरियड के दौरान अगर कोई लैंड रिफॉर्म हुआ तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। उसका इंपैक्ट तो प्रयास तो यही था, हालांकि ब्रिटिशर्स ने अगर कॉलोनियल पीरियड में कोई लैंड रिफॉर्म किया गया तो मैं कहूंगा कि पर्टिकुलर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। उन्होंने जमींदार पहले अपॉइंट करे, बाद में जमींदार सिस्टम को हटाया गया, और यह कहा गया जमींदारों को, यह कह के मतलब हटाया गया कि ये जो जमींदार है, जो रयोत सिस्टम है, सॉरी जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स है, इनको अगर हम हटा देंगे तो सीधा पीजेंट्स को डायरेक्टली हमें टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं पड़ेगा, और टैक्स का बर्डन कम पड़ेगा तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, इसलिए पीजेंट्स क्या होगा, मोटिवेट होकर काम करेगा। लेकिन मैं कहूंगा इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिला था। वहां पे जमींदारी सिस्टम था जो टैक्स वो लिया करता था, लेकिन वहां पे रयोतवाड़ी सिस्टम भी इंप्लीमेंट करा गया था कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें यह होता था कि डायरेक्ट जो कल्टीवेटर है वो ही टैक्स देंगे, जिससे कुछ एरिया में इंप्रूवमेंट भी देखने को मिली थी। इंप्रूवमेंट ये देखने को मिली थी कि टैक्स उनके ऊपर कम हो गया था, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिला था। यह रियलिटी नहीं है, रियलिटी यही है कि वहां पे टैक्स का बर्डन पड़ा था। ये हिस्ट्री में आप पढ़ सकते हो। यहां पे मैं आपको ये कहूंगा थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, जमींदारी सिस्टम क्या होता है, यहां पे रयोतवाड़ी सिस्टम क्या होता है, इनको हल्का हल्का आप गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नेशन इज अ पेक्युलर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दैट इज इजी टू डिस्क्राइब बट हार्ड टू डिफाइन। भी नेशन कहते हैं एक पेक्युलर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है, जिसको कहते हैं आप बताना तो आसान है, डिस्क्राइब करना दो, लेकिन डिफाइन करना कठिन है। कैसे, मैं आपसे ये बात करूं कि भी भारत को डिफाइन करो तो आप कैसे, क्या एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो क्या? किसी भी नेशन को डिफाइन नहीं कर सकते आप एक लाइन में, क्योंकि एक नेशन होता है वो वेरी करता है कि डेमोक्रेसी, हम उस नेशन को भी कहते हैं डेमोक्रेटिक जहां पर हो सकता है एक ही तरह की गवर्नमेंट चल रही हो, यानी कि एक ही पार्टी हो, और हम डेमोक्रेसी उसको भी कहते हैं जहां पे एक से ज्यादा पार्टी हो, और हम एक देश ऐसा भी देखते हैं जहां पे कई सारे धर्म हो, यानी कि रिलीजन में जहां पे डाइवर्सिटी हो, जबकि कई ऐसे कंट्री भी होते हैं जहां पे रिलीजन में डाइवर्सिटी होती नहीं है, जबकि कई देश ऐसे भी देखते हैं जहां पे पॉपुलेशन है उसमें डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है, यानी कि वहां पे यूथ ओल्ड सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे इंडिया है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहां पे ओल्ड एज की ज्यादा देखने को मिलेंगे, यूथ के कम देखने को मिलेंगे, जैसे इटली है, जापान है। तो इस तरह से हम एक नेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हर एक की ज्योग्राफी अलग होती है, लेकिन हां डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक डेफिनेशन देना हार्ड है। क्यों? क्योंकि हर एक नेशन की कुछ बातें होती है वो सिमिलर होती है, जबकि कुछ बातें होती है वो वेरी करती है। तो वेरी करती है उसके बेसिस पे हम हर एक नेशन को पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि एक देश इसे कहते हैं, ऐसा नहीं दे सकते। हां कुछ हद तक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नेशन उसे कहते हैं जिसके एक पर्टिकुलर बाउंड्री हो, एक टेरिटरी हो, और जिसमें कुछ एक सर्कमस्टेंसेस को फॉलो करा जाता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लाइन में उसे डिफाइन नहीं कर सकते। यही बात यहां पे लिखी गई है, बड़ी आसान सी लाइनें लिखी गई है, आप चाहो तो इनसे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज लिबरलाइजेशन इंपैक्टेड द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया, मेंशन एनी टू वेज, कि लिबरलाइजेशन ने किस तरह से हमारे जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है इंडिया को उसको अफेक्ट करा है। तो सिंपल सी बात है, जब से लिबरलाइजेशन आया उसके कॉन्सेप्ट के आने से क्या हुआ है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हो गई वो बंद हो गई। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बंद होने से उनका काम ठप हो गया, क्योंकि एमएनसीज आ गई और एमएनसीज के जो स्टिफ कॉम्पिटिशन है उनको फेस नहीं कर पाती, कौन सी, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती है, और कहीं ना कहीं इनके आने से आउट
आउटसोर्स काम मिलने लग गया। आउटसोर्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी होती है वो काम बाहर किसी दूसरे कंट्री के बंदे को दे देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि काम इफेक्टिव भी हो और कम पैसों पर भी करवाया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं जॉब की जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं एक इंसान की कम हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि पहले जॉब की सिक्योरिटी ज्यादा थी। एक आप ध्यान रख सकते हो कि यहां से वेलफेयर स्कीम है ना गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है। तो जिससे एक जो पुअर सेक्शन होता है लोगों का, उनको नुकसान ज्यादा मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी ऑफन फैमिली इज अ साइट ऑफ बिटर कॉन्फ्लिक्ट, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आप कहते हैं जस्टिफाई करो कि जो फैमिली का कई बार कहते हैं बिटर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलता है? क्योंकि एक जब फैमिली होती है तो उसके अंदर जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियन होती है। यानी कि उसके पेरेंट्स चाह रहे होते हैं फैमिली में किसी बच्चे को पर्टिकुलर जॉब दिलाना, लेकिन हो सकता है कि बच्चा वो नहीं लगना चाहता। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट वेरी कर सकते हैं। उनकी जो एम्बिशन है, सोच है, वो कुछ करने की अलग हो सकती है। ठीक है, यही बात यहां पे लिखी है। पावर स्ट्रगल को लेकर भी एक फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। कैसे? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे अकॉर्डिंग काम करे, लेकिन आज के जो यूथ है वो चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करें। तो यहां पर एक स्ट्रिक्ट जो होता है, मतलब परिवार के द्वारा अपनी ही एम्बिशन को, अपनी सोच को थोपना, तो यहां पे पावर स्ट्रगल भी एक फैमिली में देखने को मिल सकता है। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमेन्स क्वेश्चन अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। दीज रिफॉर्मर यूज्ड अ मिक्स आइडियाज, एक्सप्लेन दीज आइडियाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन तो आएगा कहीं ना कहीं कि वुमेन के लिए कौन से सोशल मूवमेंट हुए या क्या कुछ किया गया। ठीक है, एक होता है कास्ट बेस्ड मूवमेंट कौन से हुए, तो इनको आपको अंकों से निकाल के जाना है कास्ट बेस्ड मूवमेंट कौन से। हालांकि इनको मैंने कवर करा है। तो यहां पे 19th सेंचुरी के आसपास में मिडिल जो क्लास के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे वो क्या थे? ये कहीं ना कहीं मिक्स आइडियोलॉजी के क्यों बताया गया? क्योंकि यहां पे मॉडर्निटी की थीम भी आ रही थी, यहां पे नेशनलिज्म और रिलीजियस ये थी, इन सभी की थीम आ रही थी। इन सभी की थीम में क्या आ रहा था? यहां पे ये कुछ जो रिफॉर्मिस्ट थे वो ये सोच रहे थे, ये बात कह रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो वोमेन का रोल है वो कॉलोनियलिज्म के पीरियड के अंदर उनका कम हुआ था। यानी कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक पाबंदी थोप दी गई थी वोमेन के ऊपर, जो पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। वहां पे वो इंप्रूवमेंट करी जाती है एजुकेशन के बेसिस पे कि वोमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं उनकी जो एम्पावरमेंट है उनको एम्पावर किया जा सके, और जो ट्रेडिशनल जेंडर जो रूल चलते आ रहे हैं, जो एक वोमेन के ऊपर थोपे जा रहे हैं, उनको खत्म किया जाए। कंजर्वेटिज्म रूल है वो खत्म किया जाए। और यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे इसलिए आ रही थी कि एक देश को आजाद कराने में औरतों का भी रोल अहम रहा था। तो क्यों ना उनका जब रोल इतना अहम है, उनकी भागीदारी इतनी है, तो उनको राइट भी ज्यादा मिले, उनको जो राइट है वो भी ब्रॉड किए जाए। यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा था। और साथ ही साथ में रिलीजियस में ये कॉन्सेप्ट आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो वोमेन है उनके राइट एक धर्म के अकॉर्डिंग भी सही होने चाहिए। क्योंकि कई बार हमने जो रिलीजियस टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, जो हमने पढ़े हैं, जिनकी स्टडी करी है, उनको मिस इंटरप्रेट करके हमने वोमेन को राइट नहीं दिए। तो अब हमें वोमेन को राइट देने चाहिए, क्योंकि हमने रिलीजियस टेक्स्ट की जो मिस इंटरप्रिटेशन करी है वो वहां पे रोंग करी है। क्योंकि हमने ऐसा माना है हमेशा कि भी एक औरत होती है, उसको घर के अंदर रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। तो कहते हैं कहीं ना कहीं हमने रिलीजियस जो टेक्स्ट है और जो कस्टम है उनका हमने गलत किया। तो यहां पर जो 19th सेंचुरी थी, यहां पे डिमांड उठी थी कि जो वोमेन है उसको भी इक्वालिटी का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए। वोमेन है उसको एजुकेशन राइट मिलना चाहिए। वोमेन है उसको कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के अंदर उसने अगर भागीदारी दिखाई दी तो वो हमारा एक की रोल है हमारे देश का, उसको एम्पावरमेंट करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यहां पर यह भी कहा गया था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको मिस इंटरप्रेट करके हमने ऐसा कहा गया था कि इनका रोल कम है, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो ये रिफॉर्मिस्ट कई सारे आए जिन्होंने प्रयास करा वोमेन को एम्पावरमेंट करने का, सोशल में, समाज में उनकी इक्वालिटी लाने का। जैसे उनमें राजा राम मोहन रॉय हो गए, विवेकानंद जी हो गए, या और भी कई सारी औरतें भी जो थे जिन्होंने प्रयास करा था। उनके नाम भी आप थोड़े से आंखों से निकाल के जा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उनमें से एक का नाम अगर मैं गलती ना करूं तो सावित्रीबाई फुले करके था, जिन्होंने अच्छा प्रयास करा था। ज्योतिबा फुले का नाम भी आपने कुछ सुना होगा, जो कि सोशल रिफॉर्मर रहे थे। तो इनके आप कुछ एक नाम आप आंखों से निकाल के चले जाना। आगे बात करते हैं, व्हाट आइडियाज ऑफ सोसाइटी डिड द धर्म सभा प्रोजेक्ट। धर्म सभा ने किस तरह के आइडियाज को रखा? तो अब आपको पता होना चाहिए कि धर्म सभा एग्जैक्टली थी क्या। जब राजा राम मोहन रॉय ने 1828 के आसपास जब एक समाज बनाया था जिसको ब्रह्मो समाज कहते हैं, जो बेसिकली था कि जो सती सिस्टम चलता आ रहा है इसको खत्म किया जाए, यानी कि अच्छा काम कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में बनाई गई थी धर्म सभा। धर्म सभा को बनाया गया था राजा राधाकांत देव के द्वारा। उन्होंने इसलिए बनाया, उन्होंने कहा कि जो सती सिस्टम है ये खत्म करना, हमारा जो हिंदुइज्म का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो गलत हो रहा है, वो खराब हो रहा है। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट में, एक ब्रिटिश में पेटिशन डाली थी, इसके अगेंस्ट में, धर्म सभा के अगेंस्ट में एक पेटिशन डाली थी, याचिका डाली थी, जिसमें इन्होंने अपील करी थी कि जो सती प्रथा सिस्टम है इसको कंटिन्यू रहने दिया
जाए, इसको खत्म नहीं किया जाए। तो ये था धर्म सभा। यहां पे धर्म सभा से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि मूवमेंट क्या होता है और काउंटर मूवमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा पढ़ के जाना कि मूवमेंट तब करा जाता है जब कोई प्रिवेलिंग इस तरह की कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रही हो जिसके एक पर्टिकुलर समाज उसको अगेंस्ट में जा रहा हो और कह रहा हो कि उसको खत्म किया जाए, उसको बंद किया जाए, तो उसे मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट के अगेंस्ट में जब कोई मूवमेंट लॉन्च करा जाता है उसे काउंटर मूवमेंट कहते हैं। और ये काउंटर मूवमेंट यहां पे यही इसका एग्जांपल था कि धर्म सभा जो बनाई गई थी वो ब्रह्म समाज के अगेंस्ट में बनाई गई थी और वो एक काउंटर मूवमेंट था। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को भी आपको आंखों से निकाल के जाना है। देखो मैं प्रयास कर रहा हूं मेन बातों को बताना। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगे कि इसने बहुत सारी चीजें एक एक लाइन टू लाइन ये नहीं बता रहा है, तो प्लीज मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना चाहता हूं उन भाई बहनों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता सोशियोलॉजी में और कुछ भी पढ़ के ऐसा कुछ चले जाए कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज प्रयास करना, मेरे से कोऑपरेट करना। ऐसा मत सोचना कि यार लाइन टू लाइन नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे काम करने का प्रयास करता हूं। चलो आगे बात करते हैं। गिव 2 एग्जांपल ऑफ कास्ट बेस्ड मूवमेंट के कोई 2 एग्जांपल दो। तो कास्ट बेस्ड मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, आगे इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं वो अपनी कवर करेंगे। कास्ट बेस्ड मूवमेंट के एग्जांपल देते तो एक दलित मूवमेंट हुआ था जिन्होंने कहीं ना कहीं किसके लिए मूवमेंट करा था, क्योंकि उनका स्ट्रगल था, उनको ह्यूमन राइट नहीं मिल रहे थे, उनको कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ रिलेंट की कंडीशन उनकी नहीं थी उस टाइम में। आपको पता है उनको अनटचेबल माना जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसके लिए किया। इसके अलावा अगर कास्ट स्ट्रगल की आपको बात करनी हो तो आप लिख सकते हो कि आदि धर्मा मूवमेंट जो पंजाब में करा गया था, महार मूवमेंट जो महाराष्ट्र में करा गया था, ये इसी के एग्जांपल है जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट थे कहीं ना कहीं। और इसके अलावा जो एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट करा गया था साउथ इंडिया में, यहां पे द्रविड़ा मूवमेंट भी जो करा गया था वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण के अगेंस्ट में ही था साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के अंदर जो किया गया था। तो ये आप थोड़े से ध्यान रख सकते हो, ये शॉर्ट मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज, क्या होती है। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो वर्ड का अगर बच्चे को मतलब पता है ना तो कुछ भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आए वो कर सकता है। तो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज का मतलब होता है जो बाय बर्थ एक आइडेंटिटी एक इंसान को मिलती है, यानी कि बर्थ के बेसिस पे मिलती है, जो जिसमें इंसान का खुद का कोई रोल नहीं होता, खुद की कोई चॉइस जहां पे काम नहीं करती। इंसान ने जिस धर्म में जिस जाति में वो पैदा हो गया उसके अकॉर्डिंग ही उसे अपनी जाति अपने धर्म के कुछ एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे चलना होता है। इन्हीं को अपने एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल दैट हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल माने समाज होता है, स्ट्रेटिफिकेशन माने होता है समाज का बंटना। तो समाज के बंटने के बेसिस पे कौन से प्रिंसिपल है जो समाज को कहीं ना कहीं बांटते हैं। तो भी सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है वो है वेल्थ और रिसोर्सेज के इनइक्वालिटीज के बेसिस पे समाज का बढ़ना। आप देखते हो कि कुछ वो सेक्शन है सोसाइटी के जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, वेल्थ ज्यादा है, जिनको अपने रिच बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज या वेल्थ बहुत कम होती है जिनको अपने पुअर बोलते हैं। तो इनके बेसिस पे सोसाइटी का बंटना, रिच और पुअर के बेसिस पे सोसाइटी का बंटना ही अपने एक अपना प्रिंसिपल हो गया जिसको अपने बोलते हैं वेल्थ और रिसोर्सेज के बेसिस पे पढ़ना। दूसरा होता है कि ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ना, ये कहीं ना कहीं ओवर जनरेशन चलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आज अगर कोई इंसान रिच है, आज इंसान कोई रिच है और हायरार्की बेसिस पे उसके पास भी प्रॉपर्टी वही जाएगी जो उसके पापा के पास है। तो सिंपल सी बात है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं हायरार्की बेसिस पे चलता है। यानी कि अगर कोई बाप अमीर है तो उसका बेटा ऑब्वियस सी बात है अमीर ही होगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो बच्चा बाद में प्रॉपर्टी को वेस्ट कर दे, लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसके पास रिसोर्स उसको पहले से ही कम मिले अपने पूर्वजों से, तो उसके पास चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसको गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है आगे भी। इसी बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो प्रयास भी करा गया काफी सारा रिजर्वेशन वगैरह देने का, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने का, जो आज इतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का जो अपने को पढ़ना पड़ेगा। सोशियोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज की सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करते, आज अपने को देखने को नहीं मिलते, लेकिन ठीक है जो चल रहे हैं उनको अपने को पढ़ना पड़ रहा है। तीसरी बात होती है इसके कॉन्सेप्ट का, वो होता है बिलीफ और आइडियोलॉजी के बेसिस पे कुछ एक चीजें काम करती है। हाँ जी बिल्कुल, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो बिलीफ पे काम करता है। यानी कि बिलीफ कैसे, जैसे हमारे यहां पे ये माना जाता था कि ब्राह्मण है वो सबसे सुपीरियर है और जो दलित है वो सबसे इंफीरियर है। तो ये बिलीफ के ऊपर चलता है कि समाज का जो बंटवारा है, स्ट्रेटिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं बिलीफ के बेसिस पर भी होता है, जिनमें चाहकर भी कुछ कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर पाती थी पहले। तो ये थे 3 इनके प्रिंसिपल जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, Competing interests do not always reflect clear class divide, explain with suitable example। कहते हैं जो competing interest होते हैं वो हमेशा आपको clear class divide नहीं बताते, इनको आप suitable example के साथ बताने का प्रयास करो। देखो एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे आपको पता है मल्टी रिलीजियस ग्रुप होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी होती है, अर्बन रूरल बेस पर भी सोसाइटी डिवाइड होती है, रिच और पुअर के बेसिस पे सोसाइटी का डिवाइड होता है, लिटरेसी कितनी है, इलिटरेसी कितनी, इनके बेसिस पे भी सोसाइटी का डिवीजन होता है। लेकिन
हर एक क्लास डिवाइड है वो आपको प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकती क्लास का डिवीजन हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रयास करना कि जो माइनॉरिटीज है या बेसिकली जिनको अपने पुअर सेक्शन बोलते हैं या बेसिकली जिनको बैकवर्ड कम्युनिटीज बोलते हैं उनको थोड़े से राइट ज्यादा देना, उनको रिजर्वेशन देना, तो यहां पे हम उसको क्लास डिवीजन नहीं बोलेंगे। यहां पे कहीं ना कहीं हम उनको बोलेंगे कि उनके राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा गया है ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसको अपलिफ्टमेंट कर सके, उसकी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सके। तो वहां पे वो क्लास डिवीजन देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्लास डिवीजन यहां पे अपने को देखने को मिलती है जहां पर एक पर्टिकुलर तरीके से जो अपर कास्ट है या जो मेजोरिटी वाले हैं वो डोमिनेंस कर रहे थे कुछ रिसोर्सेज के ऊपर, और वहां पे वास्ट गैप देखने को मिलता था बैकवर्ड के बीच में और यहां पे। तो यहां पे यही बताया गया कि कुछ एक क्लास डिवाइड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से, जहां पे जिन पे गवर्नमेंट कुछ एक पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट कुछ एक पॉलिसी ऐसी लेके आ रही है ताकि जो डाउन ट्रोडन है उनके अंदर जो उनकी जो लाइफ है उनमें चेंज करा जाए, या जो हेल्थ कंडीशन है कहीं पर्टिकुलर एरिया में उनकी हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करा जाए। तो इसके लिए जो प्रयास करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उनको कुछ स्पेशल राइट देने का, वो कहीं ना कहीं क्लास डिवाइड को नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या होते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये मूवमेंट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, इनमें से किसी भी मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डाले। तो बात करते हैं अपने रिफॉर्मिस्ट सोशल मूवमेंट वो होते हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग जो सोशल पॉलिटिकल जो चीजें हो रही है उनमें धीरे धीरे चेंज करना चाहते हैं, यानी कि रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है, जो एग्जिस्टिंग आज जो आइडियाज, आज जो पॉलिसी, आज जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं उनको धीरे धीरे उनमें चेंज किया जाए। मतलब वो ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं, वो इंक्रीमेंटल स्टेप से उनमें चेंज करना चाहते हैं। जबकि जो रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट है वो सोसाइटी में चेंज तो चाहते हैं, चेंज तो दोनों ही चाहते हैं, लेकिन ये रेडिकल मैनर में चाहते हैं। रेडिकल मैनर का मतलब होता है ये चाहते हैं कि अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जाए, अगर जैसा हम चाह रहे हैं वैसा समाज में नहीं चेंज हुआ, तो हथियार के साथ ये चेंज करने की बात करते हैं। इनको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं, जो रेडिकल मैनर में चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि नक्सलाइट जो बेसिकली मूवमेंट थे, जब इनको राइट नहीं मिल रहा था, लैंडलॉर्ड इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, गवर्नमेंट इनके रिगार्डिंग कुछ काम नहीं कर रही थी, तो इन्होंने हथियार उठाने शुरू कर लिए। तो ये सोसाइटी में इस तरह की जो मूवमेंट करते हैं, रेडिकली जो चेंज लेके आना चाहते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड कॉमन थीम्स येट वर डिफरेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को समझते ही पढ़ते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जो रिफॉर्म के मूवमेंट होते हैं वो वेरी करते हैं और उनके कॉमन थीम होती है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। कॉमन थीम का मतलब जितने भी सोशल मूवमेंट करे जाए, चाहे वो इकोलॉजी के लिए करे जाए, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट हो, चाहे वो किसी कास्ट को राइट दिलाने के मूवमेंट हो, चाहे वो पर्टिकुलर कास्ट को मतलब दर्जा नहीं मिल रहा हो इसलिए मूवमेंट हो, रिजर्वेशन की बात करता हूं, कैसे भी मूवमेंट हो, उनकी थीम एक ही होती है। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि समाज में चेंज आए, यानी कि चेंज सभी लेके आना चाहते हैं। जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग बिलीफ या प्रोग्राम या पॉलिसी चल रही है उनमें चेंज चाहते हैं, लेकिन वो होते अलग अलग है। होते अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल होते हैं वो डिमांड करते हैं पॉलिटिकल राइट्स की, सोशल होते हैं वो डिमांड करते हैं समाज में उनको प्रॉपर स्टेटस मिले, उनको कहीं ना कहीं वही राइट मिले जो बाकियों को मिले। कुछ होते हैं जो डिमांड करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वो वहां पे बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की। कुछ बात करते हैं अपने प्रॉपर राइट की, एक इंसान को जो राइट है वो नहीं मिल रहे होते उसके रिगार्डिंग की। तो मूवमेंट है वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन थीम उनकी एक ही होती है। और थीम वो क्या होती है कि जो चीज अभी फिलहाल चल रही है, जो रूल रेगुलेशन या पॉलिसी चल रही है, उसमें वो चेंज चाह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो डिमांड कर रहे होते हैं इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की, इक्वल रिसोर्सेज के बंटने की, या कहीं ना कहीं वो डिमांड कर रहे होते हैं अपने राइट को स्टेब्लिश करने की। तो ये चीजें इनमें होती है सेम। अब यहाँ पे कुछ एक मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है कि जैसे मुस्लिम वोमेन अगर राइट करती है कि भाई जो वहां पे पॉलीगेमी चल रहा है वो गलत है, तो वो कहीं ना कहीं पॉलीगेमी के अगेंस्ट में कर रही है, ट्रिपल तलाक या 3 तलाक होती है उनके अगेंस्ट में कर रही होती है। तो सेम वो क्या कर रही होती है कि सोसाइटी के अंदर कोई एग्जिस्टिंग बिलीफ चल रहा है, एक आइडिया चल रहा है, कोई बुराई चल रही है, उसको चेंज करने की बात कर रही है। सेम ऐसे ही धर्म सभा जब बनाई गई थी, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो ब्रह्म सभा चल रही है ना उसके हम अगेंस्ट में आएंगे, क्योंकि हमारा जो सती सिस्टम है वो चलना चाहिए। तो कुछ एक अपने बिलीफ, अपने जो सोच है उसके बेसिस पर भी मूवमेंट हो सकते हैं। तो मूवमेंट वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि मूवमेंट हो कैसा रहा है। तो इनको आप बना के बड़े आसान से लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप अपनी तरफ से पॉइंट को बना सकते हो, रटना कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई कम्युनलिज्म इज स्टिल अ चैलेंज टू आर यूनिटी और हार्मोनी। अपनी हार्मोनी और यूनिटी के लिए कम्युनलिज्म कैसे एक चैलेंज है? तो सबसे बड़ी बात तो हमें कम्युनलिज्म का पता होना चाहिए। तो कम्युनलिज्म बेसिकली ये कहता है कि सोसाइटी का बंट जाना रिलीजन के बेसिस पे,
सोसाइटी का कैसे बन जाना, रिलीजन के बेसिस पे। लेकिन रिलीजन के बेसिस पे बंटना ही नहीं, कॉम्युनलिज्म जहां पे आता है वो ये कहता है कि हमारा जो धर्म है ना वो है सुप्रीम, और जो दूसरा जो धर्म है वो इंफीरियर है। यानी कि खुद के धर्म को सुपीरियर बताना और दूसरे के धर्म को इंफीरियर बताना, और कहीं ना कहीं एक धर्म को डोमिनेंस करना, और वो मेनली बेसिकली होता है जहां पे मेजोरिटी बिलोंग करती है ना, वो धर्म डोमिनेंस करना चाहता है दूसरे रिलीजन के ऊपर। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में होता है, ये डिमांड कर रहा होता है, एक रिलीजन के सुपीरियर होने की बात कर रहा होता है और दूसरे के रिलीजन को ये इंफीरियर बताता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेप्ट है वो इलीगल कॉन्सेप्ट होता है, और ये यूनिटी को और हार्मोनी को चैलेंज करता है। जब जब ऐसी बात उठेगी, जैसे हमारी पार्टीशन के टाइम में ऐसा हुआ था, ऐसा बहुत सारे पार्टीशन के बाद में भी ऐसे मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं। हिंदुत्व के बेसिस पे कई पार्टी फॉर्म्ड होती है, वो अपने उसी बेसिस पे काम करती है। तो जब जब सोसाइटी में ऐसे होगा, वहां पे यूनिटी नहीं रह पाएगी, वहां पे कोऑपरेशन नहीं रहेगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वहां पे लड़ाई होगी। तो इसके रिगार्डिंग मैंने इन बातों को बता रखा है, आप आंखों से निकाल सकते हो कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है और इसका नैरो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैंने ये भी यहां पे डाल रखा है, लेकिन मैंने आपको मतलब बता दिया, और मतलब अगर आपको पता है तो चाहे वो क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, क्वेश्चन चेंज करके आ जाए, आपने मेन बात लिख दी और उसके बाद आप उससे मिलती जुलती बातें भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सच में मैं ये जो बात कर रहा हूं इनको आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, आपको बस सिर्फ पता होना चाहिए कि वो चीज पूछ क्या उसके रिगार्डिंग आप बताने का प्रयास करना है, ठीक है। तो कई बार तो हमारे तुक्के भी सही लग जाते हैं यार, अगर अपने को थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली हाईलाइट ट्रांसफॉर्मेशन और रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। भी इंडिपेंडेंस के बाद में रूरल सोसाइटी में क्या चेंज आता है, सिंपल सी बात है, चेंज आता है कि रूरल सोसाइटी में कहीं ना कहीं इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी आ जाती है। रूरल सोसाइटी में इंडिपेंडेंस के बाद में कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन पार्ट होता है लैंड होल्डिंग का, वो कहीं ना कहीं यूनाइट करके दे दिया जाता है। और इसके बाद में कहीं ना कहीं अपने ये भी देख सकते हैं कि जो लेबर की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है। पहले बॉन्डेड लेबर जो चलती थी, एक बंधुआ मजदूरी चलती थी, वो खत्म हो जाती है। यहां पे कहीं ना कहीं एक पहले जो एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोडक्शन था वो कम था, और इंडिपेंडेंस के बाद में नई टेक्नोलॉजी आई, खास तौर से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिनसे हमारा प्रोडक्शन जो यील्ड है एग्रीकल्चर वो भी हमारा इंक्रीज होता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म्स ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट इन इंडिया। देखो मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, ये क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट तब बनता है जब ऐसा आ जाए कि पास्ट में जॉब रिक्रूटमेंट कैसा होता था कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, तो वहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि वहां पे इस बेसिस पर भी होता था कि कोई बंदा अगर पहले कोई काम कर रहा है तो वो उसका नोन है तो वो नोन को अपने रिकमेंड कर सकता था। लेकिन यहां पे आज के टाइम में कहते हैं रिकमेंडेशन इंडिया में जॉब कैसी होती है, तो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे यहाँ पे प्लंबिंग का काम लिखा है, यहाँ पे कारपेंट्री का काम लिखा है, या जो हाई प्रोफेशनल वाले होते हैं जैसे ट्यूटर हो गए, राइटर हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। या जो कहीं ना कहीं जॉब रिक्रूटमेंट होती है वो यहां पे आज के टाइम में न्यूज़पेपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पे वैकेंसी के बारे में आती है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑप्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो काम करते हैं जॉब दिलाने का। आउटसोर्सिंग आपको पता है आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट रोल बन गया। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, बाहर की किसी कंपनी को या बाहर की किसी कंट्री के बंदे को काम देना स्किल के बेसिस पे, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए और टाइम पे काम हो जाए। इसके अलावा इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट किसके साथ कितनी है, ये भी इसके बेसिस पर भी जॉब रिक्रूट करी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मानता मैं इसको, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट द मेन फीचर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते किसे हैं। हमारा देश है ना वो यूथ नेशन कहलाता है। यूथ नेशन का मतलब होता है जहां वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है जहां पे 15 से लेके 64 एज के लोग जहां पे ज्यादा रह रहे हो। तो हमारे देश के अंदर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया कि हमारा जो खर्चा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो होती है जो 15 ईयर से कम की होती है, 64 ईयर से ज्यादा की होती है, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं अपने को खर्चा करना होता है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो जहां पे खर्चा ज्यादा किया जाएगा जिस कंट्री में, वहां पे डिविडेंड उन्हें नहीं होगा, यानी कि प्रॉफिट उन्हें नहीं होगा। हमारे देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, 15 से लेकर 64 की ज्यादा है, यानी कि कमाने वाली पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी कॉन्सेप्ट को डिविडेंड या डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहां पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन से ज्यादा कौन सी पॉपुलेशन हो, वर्किंग एज ग्रुप जहां पे ज्यादा हो। यह बात आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज टाइम स्लेवरी क्या होता है और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इसने किस तरह से इन्फ्लुएंस करा है, या आईटी सेक्टर में इसने क्या काम करा है। तो ध्यान रखना, टाइम स्लेवरी का मतलब होता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से एक इंसान है वो टाइम का स्लेव बन गया। उसको 10 to 12 आवर्स काम करना पड़ता है अपने डेडलाइंस, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि उसको ओवरनाइट भी काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसके ऊपर मेंटली जो प्रेशर है वो ज्यादा पड़ता है, उसके ऊपर स्ट्रेस की कंडीशन ज्यादा आती है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जितने भी मैंने क्वेश्चन डाले हैं ना, इनमें से 90% क्वेश्चन मैंने PYQs ही डाले जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब देखो डिपेंड करता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन मेरा प्रयास हुआ है कि PYQs में आपको मेन आंखों से गो थ्रू करा दूं। और PDF लेना ना भूले, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी मेरे से PDF ले सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर बिहाइंड द असर्शन ऑफ द ट्राइबल आइडेंटिटीज टुडे, कि आज के टाइम में ट्राइबल आइडेंटिटीज कहीं ना कहीं असर कैसे हुई है, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ कैसे कर रही है, कहीं ना कहीं वो चेंज कैसे लेके आ रही है, क्यों लेके आ रही है। सिंपल सी बात है कि उनके लिए एक तो ट्राइबल डेवलपमेंट की कई सारी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जा चुका है, जैसे 5 ईयर प्लान आए थे उनमें प्रयास करा गया था, ट्राइबल सब प्लान लागू करे गए थे उनमें प्रयास करा गया था, कई सारे मल्टीपर्पज एरिया स्कीम भी लागू करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें ट्राइबल की कम्युनिटी का जो रोल है वो बढ़ा है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो इनहांस हुआ है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो पहले के टाइम पीरियड में होता था ना, पहले ऐसा होता था कि उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया जाता था इनको ट्राइबल को ना, तो इसके लिए अब मूवमेंट करे गए हैं कई सारे, कि जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया है, जिनमें कि फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल है उनको वहां से हटा दिया जाता था कि भाई यहां पे हमें डैम बनानी है, यहां पे हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगाना है, या यहां पे हमें माइनिंग करनी है। तो आज के टाइम में उनके राइट के प्रोटेक्शन को दिया गया, उनको प्रोटेक्शन ज्यादा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? एक तो गवर्नमेंट ने प्रयास करा है, एक उनका लिटरेसी रेशियो इंप्रूव हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी रेशियो इंप्रूव हुआ है, उनके लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज बनी है जो कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए काम कर रही है। ऐसा ही जैसे कुछ एक लिखा हुआ है कि यहां पे कई सारे लॉज बनाए गए हैं जिन्होंने काम कराया, जिसमें लिखा कि मेनी स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूड मणिपुर, नागालैंड आर विद ट्राइबल हुज सिविल लिबर्टीज हैव बीन लिमिटेड, जहां पे सिविल लिबर्टीज लिमिटेड थी शुरुआत में, लेकिन बाद में वहां पे स्पेशल लॉज लागू करे गए, प्रयास करा गया कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स और भी है जहां पे कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रह रही है? तो झारखंड हो गई, छत्तीसगढ़ हो गए, ऐसे स्टेट्स है जहां पर कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है। तो आज के टाइम में उन कम्युनिटीज को बचाने का प्रयास करा गया, क्योंकि यहां पे एजुकेशन मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रही है, वो ग्रो करने से कहीं ना कहीं इनका जो रोल है वो अच्छा हुआ है। शुरुआत में ट्राइबल कम्युनिटीज को आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि फॉरेस्ट के अंदर अर्बनाइजेशन या माइनिंग का कॉन्सेप्ट आने से उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता था। तो डिस्प्लेस करने से उनको जो प्रॉपर जॉब है वो नहीं मिल पाती थी, उनकी जो लिवलीहुड है वो खत्म हो जाती थी। आगे क्वेश्चन नया है, एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स ऑफ एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपको जानना पड़ता है। देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी ऐड कर सकते हो। एसिमिलेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां पे इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। भाई एसिमिलेशन क्या होता है? जब कोई एक सोसाइटी, मतलब सेम वही बात की जो लोअर स्टेट जो कास्ट के लोग होते हैं या जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं, वो जब अपर कास्ट के लोगों को या जो जिनकी मतलब स्टैंडर्ड अच्छा है उनके जो कल्चर है, उनकी जो मतलब किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करने की रीति रिवाज रिचुअल है, उसको जब फॉलो कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एसिमिलेशन। यानी कि कहने का मतलब होना है कि घुल जाना। और घुलना कैसे? कि जो लोअर कास्ट है या जिनकी ग्रुप में माइनॉरिटी है वो कल्चर किसकी कल्चर को फॉलो कर लेते हैं? अपर कास्ट की कल्चर को फॉलो कर लेते हैं या मेजोरिटी की कल्चर को फॉलो कर लेते हैं। या तो वो फोर्सफुली फॉलो कर लेते हैं या वॉलंटरली फॉलो कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे तो हमारे स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगी। इस कंडीशन को एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं सही नहीं होती है उस ग्रुप के लिए जो कहीं ना कहीं अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को छोड़ के दूसरे की कल्चर में मिल रहा है। और इंटीग्रेशन ये होता है जब यहां पे गवर्नमेंट भी कुछ हद तक प्रयास करती है कि आपको मेजॉरिटी की जो चीजें हैं उसको फॉलो करना है। यहां पे इंटीग्रेट होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपनी कल्चर आइडेंटिटी को तो रखेगी, जिनकी संख्या कम है माइनॉरिटी में या जो लोअर कास्ट जिनको अपने बेसिकली बोलते हैं, जिनका स्टेटस लोअर होता है, वो क्या होते हैं अपनी खुद की फ्रीडम को, अपनी कल्चर को रखेगी, लेकिन दूसरे की कल्चर को यहां पे एडॉप्ट कर लेती है जिनकी संख्या ज्यादा है या जो मेजोरिटी में। इसमें कई बार गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी लागू करती है, जैसे हॉलीडेज गवर्नमेंट लागू करती है कुछ एक हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग। अब ये इंटीग्रेशन की पॉलिसी है, यहां पे देश को एक करने का प्रयास करा जा रहा है। यहां पे गवर्नमेंट प्रयास करती है, जैसे हॉलीडेज जो लेके आती है, या कई सारी सड़कें होती है जो पुराने जो बड़े लोग हैं उनके बेसिस पे रख दी जाती है, या जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो या वैसे भी। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेशन कहते हैं। यहां पे ये थोपा नहीं जाता, यहां पे देश को यूनाइट करने का प्रयास होता है, यहां पे देश को एक करने का प्रयास होता है, तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप देख लेना, थोड़ा आंखों से निकाल लेना। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन टुडेस वर्ल्ड के अंदर। आज के टाइम में भी सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? तो भी सिविल सोसाइटी का रोल होता है जो कहीं ना कहीं काम करती है। सिविल सोसाइटी किसके लिए काम करती है? सिविल सोसाइटी काम करती है डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, करप्शन को हाईलाइट करने के लिए कि करप्शन कितना चल रहा है, और क्रिमिनल का जो रेशियो है वो कितना है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए सिविल सोसाइटी काम करती है। सिविल सोसाइटी है वो अपना जो काम है वो कई तरीके से प्ले कर सकती है। जैसे यहां पे वो सिटीजन
के रिगार्डिंग राइट लेके आती है, वो गवर्नमेंट को इन चीजों के बारे में अवेयर करती है कि गवर्नमेंट कहां पे अकाउंटेबल होनी चाहिए, गवर्नमेंट को किसके रिगार्डिंग पॉलिसी बनानी चाहिए, गवर्नमेंट कहां पे काम करना चाहिए, कहां पे काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो चल रही डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे होते हैं जो करप्शन को खत्म करने की बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बात कर रहे होते हैं जो सिविल सोसाइटी वो भी होती है, जो सिविल लिबर्टीज उनकी फ्रीडम के रिगार्डिंग काम कर रही होती है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद भी बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर मूवमेंट किसे कहते हैं, तो ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी मूवमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च करे उसे काउंटर मूवमेंट कहते हैं, और ये कौन सा है ये भी मैंने एग्जांपल दिया था। अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन क्यों हुआ है। अगर डेमोग्राफर और सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो भाई वो उनके कुछ एक रीजन है, वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहां पे सन को प्रेफरेंस ज्यादा दी जा रही है, एक तो ये रीजन है। दूसरा ये है कि यहां पे कहीं ना कहीं एक बेटी को पालना एक वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, ऐसा माना जाता था। हालांकि ये आज के टाइम में, मैंने फिर कह रहा हूं, देखो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में कहां बेटी बेटी के बीच में भेदभाव करा जाता है, इतना नहीं भेदभाव करा जाता। आज सब लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख लिए है, लिटरेसी सोसाइटी में अच्छा खासा आ गया है, उसके कारण ये चेंज हो गया साइनेरियो। लेकिन ठीक है, सोशियोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी पुराने चल रहे होते हैं जिनको अपने को पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है डाउरी सिस्टम जो चलता था, उसके कारण भी ये है। लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी की जब लोगों में सीख ना हो तो वो ऐसा समझते थे कि यार बेटी को पालने का क्या फायदा, वो तो अगले घर जाना है उसको, तो उसके ऊपर क्या ही अपने को खर्चा करना, ये सब कुछ ना ये चलता था। उसके कारण ना उसकी मतलब बर्थ के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके अलावा क्या था, सीवियर नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंटेंसी, यानी कि बच्चे के तौर पर अगर बच्ची पैदा हो रही है तो उसको ध्यान ना देना। सेक्स स्पेसिफिक एबॉर्शन करवाना, आपको पता है पहले ये पता लगा लिया जाता था कि आजकल तो हालांकि इसको प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया कि भाई आप ये कर ही नहीं सकते, लेकिन पहले ये होता था कि पहले पता लगा लो कि अगर अंदर बच्ची है तो उसको अंदर ही अबॉर्शन करवा दो उसका ना, इस तरह से करवा देना, या जिसको फीमेल इनफेंटिसाइड्स भी बोलते हैं कि बच्ची को मरवा देना भ्रूण के अंदर ही। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो चलती थी, जिसके कारण हमारे डेमोग्राफिस्ट है या जो सोशलिस्ट है वो कह रहे हैं कि जो हमारा सेक्स रेशियो डिक्लाइन हुआ है उनके पीछे ये फैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि अब लिटरेसी रेशियो अच्छी आ रही है, अवेयरनेस अच्छी आ रही है सोसाइटी के अंदर, और कुछ हद तक गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर दी है इसके कारण। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। What are some of the rules that caste system impose? कास्ट सिस्टम कौन से रूल इंपोज करती है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक 2 बार पीछे प्रीवियस एग्जाम में मैंने चेक करा था तो पूछा गया था। तो कास्ट सिस्टम इंपोज करने वाले रूल्स कौन से होते हैं? तो कास्ट सिस्टम ये इंपोज करती है कि जो एक बच्चे को जो बोर्न के बेसिस पे, जिस कास्ट में उसे पैदा हो गया उसी के बेसिस पे वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता बाद में। जिस धर्म में वो पैदा हो गया उसी धर्म में वो रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उस कास्ट की उसको अब मेंबरशिप मिल गई है, अब वो उसी कास्ट के बेसिस पे अपनी क्या करवाएगा, शादी करवाएगा, जिसको अपने बोलते हैं एंडोगेमस बोलते हैं ना। और सेम यही बात है कि जिस कास्ट के अंदर वो पैदा हुआ उसी के अकॉर्डिंग उसकी फूड हैबिट रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बाकी जो फूड शेयरिंग की सोच है वो रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसका कास्ट का ऑक्यूपेशन रहेगा, जो आज के टाइम में कंप्लीटली चेंज हो गया। लेकिन पहले ये होता था कास्ट के सिस्टम के अंदर, तो ये चीजें होती थी। कास्ट बेसिस पे उसका हायरार्की रैंक उसको मिलता था, कास्ट के बेसिस पे उसको प्रॉपर्टी मिलना, कास्ट के बेसिस पे वो काम करना, और कास्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बाउंडेशन होना, ये सारे कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम इंपोज करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थी। तो एडवांटेज ये थी कि भाई इससे हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसके अंदर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके कारण क्या हुआ, पेस्टिसाइड नहीं आई, फर्टिलाइजर आया, इंसेक्टिसाइड आया, जिससे हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिलेंट बन गए। जो हमारे स्टेट के अंदर पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ पे फूड शॉर्टेज होती थी, वो फूड शॉर्टेज नहीं हुई। लेकिन इससे नुकसान ये देखने को मिला कि जो हमारे स्मॉल फार्मर थे या मार्जिनल फार्मर थे, जिनके पास जमीन की जो साइज था वो बहुत कम था, यानी कि लैंड होल्डिंग बहुत स्मॉल था, वो इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाए। अगर किसी ने ऐसा कर भी लिया और अगर मान लो उसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिली तो वो डेप्ट के अंदर फंस गया। और यहां पे इसका एक जो डिसएडवांटेज है वो ये देखने को मिला कि रिच फार्मर को और मिडिल क्लास के फार्मर को ज्यादा बेनिफिट मिला, तो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो ये यहां पे इसकी डिसएडवांटेज भी देखने को मिली। ठीक है, ये 1960s में या 1965 के आसपास हमारे देश में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट बात करते हैं, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। देखो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में सबसे पहली बार हमारे 1952 में इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके बाद में हमारे इमरजेंसी के टाइम में यहां पे कहते इसके अंदर काफी सारी कमियां देखने को मिली थी। कमियां क्यों देखने को मिली? क्योंकि यहां पर जो फैमिली प्लानिंग था वो एक तरह से थोपा गया था। जब इमरजेंसी इंपोज करी गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में, तो वहां पर मतलब एक फैमिली प्लानिंग के नाम पे जो गरीब लोग थे, जो पुअर लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, उनको फोर्सफुली तरीके से उनका स्टेरिलाइजेशन किया गया था। यहां पे स्टेरिलाइजेशन दो प्रोसेस से होती थी। मेन का वेस्कोटोमी जिसको बोलते हैं और ट्यूबेकोटोमी बोलते हैं, वो मेन का यहां पे करा गया था ताकि वो बच्चे को पैदा ना कर सके। लेकिन ये जो करा गया यहां पे लोअर जो क्लास के लोग थे उनको करा गया और उनको फोर्सफुली यहां पे करा गया, जिसको बाद में क्रिटिसाइज करा गया कि भाई ये कोई फैमिली प्लानिंग की सही सोच नहीं है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो एक मैनर होना चाहिए, एक फिक्स कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों को फोर्सफुली आप कर दिया जाए। यहां पे अगर आप डीप इसकी स्टडी करोगे तो यहां पे बताया जाता है कि जो कुंवारे लोग थे उनकी भी कर दी गई थी, जो बुढ़े लोग थे उनकी भी यहां पे स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया था। तो यहां पे एक तरह से लार्ज स्केल पे मिस यूज करा गया था पावर का, तो इसीलिए यहां पे ये बताया गया। मैं एक बात बताता हूं कि अगर कोई सोशियोलॉजी ले रखी है जिस बच्चे ने और जिसके पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है ना, तो उसको कई सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी उसने पढ़ लिए है। तो सोशियोलॉजी से डरने की बात नहीं है। अगर आप एक ये ढंग से ये वीडियो सुन के चले जाओगे ना, देख के चले जाओगे, तो भी आप काफी कुछ अपना पेपर अटेम्प्ट कर दोगे। इतना मैं पर्टिकुलर एकदम मैं कहता हूं कि मैं डेम श्योर हूं यार, 101% आप काफी अपना पेपर में अटेम्प्ट करोगे। चाहे किसी की भी वीडियो देख लेना, जो भी आपको अच्छी लगी, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन डीलिंग विद द वुमेन्स इशू ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भाई कॉलोनियल पीरियड के टाइम में जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने क्या क्या काम करे, भाई बड़े इंपॉर्टेंट थे उस टाइम में। आपको पता है कई सारे सोशल रिफॉर्मर हुए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं वुमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए काम करे। उनमें से सावित्रीबाई फुले का नाम आता है, राजा राम मोहन रॉय आता है, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास करा। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय ने तो क्या प्रयास करा था? सती सिस्टम को खत्म करने का प्रयास करा था। उसमें अंग्रेजों ने साथ भी दिया था। हालांकि इसके अगेंस्ट में धर्म सभा बनाई थी जिसने पेटिशन डाली थी, अपील करी थी कि भाई इस चीज को खत्म नहीं किया जाए। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले थी जिन्होंने अपने पति के द्वारा, जो हस्बैंड के द्वारा जो स्कूल बनाया गया था, उस स्कूल को उसने चलाया था, पढ़ाने का प्रयास करा था। हालांकि शुरुआत में इसको अपोज भी बहुत करा गया था, लेकिन ठीक है इनके द्वारा अच्छा प्रयास करा गया। इसके अलावा ठीक है महर्षि जी थे, उन्होंने प्रयास करा। कई सारे और के नाम हैं, देखो भाई एक का नाम भी मेरे को तो पढ़ना नहीं आ रहा, वीरेश सैलिंगम पंटलू जो भी है भाई सब पढ़ लेना यार। इन्होंने कई सारे और भी इंसान थे जिन्होंने प्रयास करा था सोसाइटी में चेंज लाने का। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मेंशन द पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो होती है जिसमें पहले से ही आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि आपको इतना उगाते हैं, यानी कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि फार्मर और बायर के बीच में, सॉरी, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बायर फार्मर को उसी के अकॉर्डिंग आपको फसल उगानी पड़ेगी। बायर पहले ही कह देगा कि आपको ये फसल उगानी है, इसमें इतनी ज्यादा आपको खाद डालनी है, ये करना है। तो जितनी ज्यादा खाद डाली जाएगी तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि खाद ज्यादा डालने से आपकी सोइल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो आप। पहले से कॉन्ट्रैक्ट करने से अगर कई बार आपकी फसल खराब होगी तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर आपको वही प्रोडक्शन लिया जाएगा जो एकदम प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, तो अब उसमें घाटा भी लगने की संभावना रहती है। लेकिन बेनिफिट ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से ही पैसे मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अगर उगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं इतना तो इंश्योर हो जाएगा फार्मर कि भाई मेरे को कॉस्ट के पैसे तो मेरे को मिल जाएंगे, कि मेरे को कितना फायदा होगा वो उसको दिख जाएगा। कहीं ना कहीं उसको एक तरह से स्मॉल फार्मर को फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पहले से ही वो बायर है, उसको पैसे दे जाएगा कुछ हद तक। लेकिन नुकसान क्या हो जाता है, जो मैंने बता दिया कि कई बार पेमेंट डिले भी हो सकती है, कई बार हो सकती है कि आपकी फसल अगर खराब हो जाए तो उसमें भी आपको नुकसान मिलता है। और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से कहीं ना कहीं आप सोइल की फर्टिलिटी है उसको भी आप खराब कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैं इस क्वेश्चन को बिना पढ़े इसके बारे में कुछ एक बातें बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ के समझ लेना क्या है कि माल्थस की पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी क्या थी। भाई माल्थस ने 1798 में पॉपुलेशन ग्रोथ की थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉपुलेशन है ना वो फूड प्रोडक्शन के कंपैरेटिवली बहुत फास्ट गति से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो जो इंक्रीज हो रही है, वो हो रही है जियोमेट्रिक स्ट्रेटेजी में, और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक का मतलब 1 2 3 में, जबकि जियोमेट्रिक का मतलब 2 4 4 के बाद 8 8 16, इस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। यानी कि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से डबल टाइम या ज्यादा टाइम से इंक्रीज हो रही है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जितनी भी पॉवर्टी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन के कारण आ रही है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा
जो पॉवर्टी है उसको कम करा जा सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में भी कईयों ने क्रिटिसाइज करा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आप नेचर है ना वो भी कंट्रोल कर लेता है। कहते कि पॉवर्टी जो आ रही है, कई सारे जो अपने जो ऐसे मान लो डेमोग्राफिस्ट थे या जो हिस्टोरियन थे या जो सोशलिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि नेचर अपने आप भी कंट्रोल कर लेता है, कि कई बार ऐसी डिजीज फैल जाती है जिसके डिजीज के फैलने से वहां पे पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाती है, तो पॉपुलेशन तो ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। और कहते जो गरीबी आ रही है ना वो तो कहीं ना कहीं, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गरीबी आने के पीछे तो रीजन एक ही है, क्या है रीजन, कि कैपिटलिज्म है। और कैपिटलिज्म क्या कहता है कि रिसोर्सेज है ना वो कुछ एक लोगों के हाथ में होने से भी गरीबी आ रही है, कि बाकी लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का, इसलिए भी कहते गरीबी आ रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सिंपल यही माना कि पॉपुलेशन के बढ़ने से गरीबी आ रही है। तो कई सारे जो डेमोग्राफर्स हैं उन्होंने कहा कि जब इंसान एक पैदा होता है तो खाली पेट नहीं लेके आता, वो 2 हाथ और पैर भी लेके आता है, इसलिए वो कमाता भी है। कहीं ना कहीं यहां पे डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होता है, वो भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों को मैंने कंप्लीटली बता दिया इस क्वेश्चन के साथ साथ बाकी चीजों को भी बता दिया, तो थोड़ा सा आप आंखों से निकाल लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोड द बुक सुल्ताना ड्रीम, व्हाई इज दिस अ रिमार्केबल स्टोरी। भाई ये लिखी गई है, वो लिखी गई है बेगम रुकाया सखावत हुसैन के द्वारा। ये एक साइंस फिक्शन कहा जाता है लिटरेचर के अंदर, इंडिया के अंदर। इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से जो लिखा वो लिखा कि जेंडर का किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडिया में, उसको दिखाया। उन्होंने दिखाया कि यहां पे पर्दा सिस्टम से प्रॉब्लम क्रिएट वो कर रहे हैं मेल, यानी कि मेल कह रहे हैं कहीं ना कहीं वोमेन को कि तुम्हें पर्दा रखना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अनफेयरली जो ट्रीट करा जाता था वोमेन को, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, हाउ वर लेबर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव इन द टी गार्डन। टी गार्डन के अंदर उस टाइम में कॉलोनियल पीरियड में लेबर को रिक्रूट कैसे करते थे, तो आपको पता है आसाम के अंदर अपने टी गार्डन थे, वो बेसिकली रूरल एरियाज के अंदर होते थे। वहां पे मेनली नेसेसरी होती थी मेन पावर की काम करने के लिए, तो वहां पे कॉलोनियल पीरियड के अंदर अनएथिकल मैनर के अंदर लोगों को अपॉइंट करा जाता था। वहां पे बिल्कुल उनको अनसेफ कंडीशन दी जाती थी, अनसस्टेनेबल वाली उनको कंडीशन दी जाती थी। उनके इवन यहां पे आपको पता है बॉन्डेज लेबर के तौर पर भी उनसे काम करवाया जाता था, यानी कि बंधुआ मजदूरी जिसको बेसिकली बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, यानी कि यहां पे फोर्सफुली उनको काम दिया जाता था और इवन इनको एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजा भी जाता था। जैसे आप पढ़ते हो ना लिट्टे ग्रुप जो बना था श्रीलंका में, वो क्यों बना था, क्योंकि यहां पे प्लांटेशन वर्कर को लेके गया था तमिलनाडु वालों को श्रीलंका में, ऐसे ले जाया जाता था। ठीक है, यहां पे बताया गया कि यहां पे एक ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट भी पास करा गया था 1963 में, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को बिना उनकी परमिशन से धक्के से उनको दूसरे एरिया में रिक्रूट करा जाता था। तो इस तरह की वहां पे कंडीशन होती थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस करो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, इसकी स्टेजेस को बताओ। तो भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने बता दिया कि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन को बताता है, जो बताता है कि एक कंट्री में पॉपुलेशन का जो स्टेटस है वो किस तरह से चेंज हो रही है। यहां की 3 स्टेज है, और वो 3 स्टेज जिसने क्लास 12th में ज्योग्राफी ले रखी है उसको पता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में वो 3 स्टेज पड़ी थी। कि पहली स्टेज यहां पे वो कहती है जिसके अंदर फर्टिलिटी भी अच्छी होती है और जहां पे मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट भी एक जैसी होती है। यहां पे डेथ रेट ज्यादा होती है, इसीलिए कंपनसेट करने के लिए यहां पे बच्चों को जन्म ज्यादा दिया जाता है। यहां पे पॉपुलेशन में ग्रोथ स्लो होती है। क्यों ग्रोथ स्लो होती है, क्योंकि यहां पे डेथ भी बहुत ज्यादा होती है। यहां पे सैनिटेशन की कंडीशन बिल्कुल नहीं होती। यहां की सोसाइटी कहीं ना कहीं प्राइमरी काम करती है, एग्रीकल्चर बेस पे की सोसाइटी होती है, लिटरेसी रेशियो तो नाम का ही नहीं होता। फिर सेकंड स्टेज आती है जहां पे सैनिटेशन की कंडीशन इंप्रूवमेंट हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हो जाता है। सैनिटेशन की कंडीशन इंप्रूवमेंट होने से हेल्थ कंडीशन अच्छी हो जाती है, जिसके कारण यहां पे जो फर्टिलिटी रेट है वो तो उतनी ही रहती है, लेकिन डेथ रेट कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाती है, जिसके कारण यहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ फास्ट स्पीड से करती है। फिर तीसरा स्टेज जो आता है वो आता है जहां पर लिटरेसी रेशियो अच्छी होने के कारण, मैरिज की एज को एक्सपेंड करने के कारण, लिटरेसी रेशियो अच्छी होने के कारण और मैरिज की एज को एक्सपेंड करने के कारण, ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू करने के कारण क्या होता है कि यहां पे जो फर्टिलिटी है वो और मोर्टेलिटी दोनों ही डिक्लाइन यहां पे हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि एक स्टेबल या डेवलप्ड जो फिनोमिनल वाली बोलते हैं, जहां पे एक तरह से बोलते हैं कि सोसाइटी है वो प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियलाइज होगी। प्राइमरी सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होगी, इलिटरेट सोसाइटी से लिटरेट सोसाइटी होगी, रूरल सोसाइटी से ये अर्बन सोसाइटी भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। इसको कहते हैं, आप एक्सप्लेन करो। तो कहते हैं जो ट्राइब है उनको अपने एक तो परमानेंट कह सकते हैं। परमानेंट का मतलब जो ट्राइबल के कुछ एक गुण होते हैं वो उनके हमेशा से उनके पास होते हैं, और एक्वायर्ड का मतलब जो उन्होंने एक कल्चर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिस रीजन के अकॉर्डिंग वो गए, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने सीख लिया, अपने अंदर चेंज कर लिया, उन ट्रेड्स को अपने एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। तो यहां पे परमानेंट ट्रेड्स में लिखा है कि जैसे उनकी खुद की एक
लैंग्वेज होती है, उनकी खुद की एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और खुद के जैसे मान लो उनकी लैंग्वेज होगी तो उसके अंदर 4 कैटेगरी जैसे उनको बांट देते हैं, 2 इंडो आर्यन होगी, एक द्रविडियन होगी, इसके अलावा ऑस्ट्रिक और तिब्बत ब्राह्मण होगी। फिजिकल टर्म्स के अंदर अगर उनको बोलते जैसे निग्रो होगी तो वो निग्रो ही रहेंगे, वो टर्म्स चेंज नहीं हो सकती। एस्ट्रोलॉइड है तो वो एस्ट्रोलॉइड ही रहेंगे, मंगलोइड है तो वो मंगलोइड ही रहेंगे। तो इस तरह की जो चेंज होती है, यानी कि जो उनकी साइज जो होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी कम्युनिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो चीज होती है उसको अपने बोलते हैं परमानेंट, ठीक है। और अक्वायर्ड ट्रेड्स वो बोलते हैं जो कहीं ना कहीं बाद में चेंज कर लेते हैं। जैसे मोड ऑफ लिवलीहुड है वो चेंज हुआ इन ट्राइब्स का, जैसे पहले शुरुआत में ये हंटिंग गैदरिंग का काम करते होंगे, लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे किसी ने फिशरमैन का काम कर लिया, धीरे धीरे ने कल्टीवेशन का काम कर लिया, और बाद में इवन इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया, मतलब इंडस्ट्री के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको अक्वायर्ड ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, और किसी ने अपने धर्म को भी चेंज करा है, हिंदू कम्युनिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को डाला है, तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन रीजनलिज्म क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, आप रीजनलिज्म बताओ। तो भी रीजनलिज्म बेसिकली कहते हैं एक रीजन का दूसरे रीजन से वेरी करना। जैसे एक रीजन पर्टिकुलर उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक हिस्ट्री होती है, अपनी एक इकोनॉमी होती है, और कोई भी रीजन है वो कहीं ना कहीं दूसरे रीजन से अपनी आइडेंटिटी को अलग मानता है। तो वो चाहता है कि उस रीजन की डिमांड है वो पूरी करी जाए। अगर उस डिमांड की पूरी नहीं करी जाती, उस डिमांड उस रीजन की एस्पिरेशन को, नीड को पूरा नहीं करा जाता है, तो वही कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट मूवमेंट में बाद में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कल्चरल डाइवर्सिटी होना, अपने आप में एक वहां के जो रूल रेगुलेशन होना, उसको रीजनलिज्म कहा गया है। लेकिन अगर ये बात करते हैं अपने राइट्स को फुलफिल करने की, तो वो तो बात आती है जस्टिफाइबल, उसको तो बोलते हैं ऑटोनोमस की डिमांड बोलना। लेकिन जब ये ज्यादा बढ़ जाती है, अगर गवर्नमेंट इनको इग्नोरेंस करती है, या कहीं पर कई बार सोसाइटी अपने रीजन को सुपीरियर मानती है दूसरे रीजन से, तो वो अपने आप को सोसाइटी से अलग होने की बात करती हैं, तो वहां पे ये रीजनलिज्म एक देश के लिए खतरा बन जाती है, और ये सेपरेटिस्ट के तौर पे उभर के आते हैं सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। भी सोशल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी जो बेसिक नीड है, उनको सोसाइटी के बेसिक नीड को पूरा करने के काम करते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए काम करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम करते हैं कि जो सोसाइटी है उनके अंदर फंक्शनिंग अच्छे से हो पाए, है ना। तो ये कौन सी होती है, जैसे एक फैमिली होती है सबसे पहला इंस्टीट्यूशन तो यार सोसाइटी के अंदर, जो प्राइमरी यूनिट होती है जहां पे एक इंसान पैदा होता है, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली टाइप आती है। उसके बाद इकोनॉमी होती है जहां पर वो काम करता है, जहां पर वो बिजनेस करता है, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने होते हैं। इसके बाद एजुकेशन के लिए जो इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, स्कूल कॉलेजेस बने होते हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसके रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो भी इनमें आते हैं, और पॉलिटिकल होते हैं वो भी आते हैं। तो बड़े आसान सा कॉन्सेप्ट है यार, ये तो अपने आप में बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, यानी कि समाज के हर एक इंस्टीट्यूशन के नाम लिख के बस एक एक दो एग्जांपल डाल देना, बड़ा क्वेश्चन, हार्ड नहीं है ये। इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी जो 2017 में चलेगी, इसका क्या प्रयास था भाई। इसका प्रयास ये था कि कहीं ना कहीं हमें हेल्थ को इंप्रूव करना है, हमें कहीं ना कहीं इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है उसको डिक्लाइन करना है, हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रयास करना है, यानी कि हमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर लागू करनी है। हमें यह प्रयास करना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी हम ज्यादा से ज्यादा एरिया में प्रोवाइड कर सके, हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी मेडिसिन को प्रोवाइड करना जो एसेंशियल मेडिसिन हो वो फ्री में हो सके, डायग्नोज हो वो फ्री में हो सके, ऐसा हमें प्रयास करना है। हमें प्रयास करना है कि ह्यूमन रिसोर्स हो वो कहीं ना कहीं ट्रेन करे जाए, पर्टिकुलर डॉक्टर वगैरह हो, हेल्थ केयर जो चलाने वाले वर्कर हो वो प्रॉपर ट्रेंड हो, ऐसा प्रयास इसमें करा गया है। तो ये बड़ा मतलब कॉमन सी चीज है यार, ये तो तुक्का मार के भी लिखोगे तो कुछ बातें तो आप वैसे ही सही लिख दोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माइनॉरिटी ग्रुप, व्हाई डू माइनॉरिटी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। भाई माइनॉरिटी ग्रुप किसे कहते हैं भाई, इसको मेरे को नहीं लगता कि रट्टा मारने की जरूरत है। माइनॉरिटी ग्रुप बेसिकली उनको कहा जाता है जिनकी संख्या देश के अंदर कम होती है, चाहे वो रिलीजन के अंदर कम हो या वो कहीं ना कहीं वैसे उनकी मतलब डाइवर्सिटी लैंग्वेज के हिसाब से कम हो। तो माइनॉरिटी उनको कहा जाता है जिनकी संख्या कम है। तो उनको क्या करना, उनको सिक्योर क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर ये रहता है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो डोमिनेंस ना करे, वो अपनी कल्चर, वो अपनी लैंग्वेज उनके ऊपर थोपे ना, वो कहीं ना कहीं खुद ही सारी जॉब के अंदर, एजुकेशन फील्ड के अंदर सारे राइट ना ले ले, वो कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि उनके जो ह्यूमन के फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट ना करा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कौन करे, वो ऐसा भी ना हो कि सारे पॉलिटिकल राइट है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बनते हैं वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग ना बना दिए जाए, मेजोरिटी ही सिर्फ रूल ना करे, मेजोरिटी ही सिर्फ अपने अकॉर्डिंग डोमिनेंस ना करे,
करे, इसीलिए यहां पे जो माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। माइनॉरिटीज बेसिकली उनको कहा जाता है जो प्रिविलेज नहीं होते, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी संख्या कम होती है, धर्म के अंदर भी हो सकती है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, जैसे मान लो उसकी जॉब के अंदर उनकी संख्या कम है, तो वो भी एक माइनॉरिटी ही कहलाएंगे। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है वो सारी यहां पे आती है। ठीक है, इसमें कुछ एक मैंने बढ़ा चढ़ा के बातों को लिखा हुआ है कि भी माइनॉरिटी में हम उनको माइनॉरिटी नहीं मान सकते कहीं ना कहीं जो 29 फरवरी को इंसान पैदा हुए। वैसे तो अपने कह सकते हैं कि वो भी तो माइनॉरिटी को जो 29 फरवरी को पैदा, क्योंकि 29 फरवरी तो 4 साल बाद में आती है, लेकिन यहाँ पे सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। माइनॉरिटी बेसिकली उनको मानते हैं जिनकी पॉलिटिकल में, सोशल के अंदर जिनकी संख्या कम हो और जिनको प्रॉपर राइट कम मिल रहे हैं, मेजोरिटी उनके ऊपर डोमिनेंस ना करे। ठीक है, इनको मानते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लेना, जैसे पारसीज है, सिख है, इनकी संख्या बेसिकली कम है, तो ये, लेकिन ये इकोनॉमिकली अच्छी है, लेकिन एडवांटेज क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कल्चर के ऊपर दूसरी कल्चर डोमिनेंस ना कर ले। तो कई बार ऐसा भी डर रहता है कि जो संख्या में कम है वो इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है, लेकिन उनके ऊपर यह डर रहता है कि कल को कोई दूसरी कल्चर डोमिनेंस ना कर ले। तो इन सबको माइनॉरिटी में इंक्लूड करा जाएगा और इनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देना जरूरी इसलिए है ताकि मेजोरिटी अपने अकॉर्डिंग इनको दबा ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कम्युनिटी आइडेंटिटीज, क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ। तो कम्युनिटी आइडेंटिटीज वही होती है जो कहीं ना कहीं बाय बर्थ मिलती है, जिनको अपने अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, यानी कि बाय बर्थ होती है, जो चॉइस के अकॉर्डिंग इंसान चूज नहीं कर सकता, जिस कास्ट में, जिस रिलीजन में पैदा हो गया वही वो रहेगी, इसी को कम्युनिटी आइडेंटिटी कहते हैं। और वो इसकी पहचान बनती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी फैमिली, उसकी किन सब चलती है, इसी को कम्युनिटी आइडेंटिटी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, वही ये बात है। तो इसको आपने, मैंने ऊपर पढ़ा दिया था, तो यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहो तो यहां पे बड़े सुंदर तरीके से मैंने नोट्स दे रखे हैं, आप चाहो तो एक एक लाइन यहां से आंखों से निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ सेपरेशन एंड हायरार्की इन द कास्ट सिस्टम। कि जो कास्ट सिस्टम होता है वहां पे सेपरेशन और हायरार्की, कास्ट सिस्टम क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, हायरार्की और सेपरेशन क्या होता है? हायरार्की ये होता है कि जो कास्ट सिस्टम चलती आ रही है ना, उसके अंदर जो पूर्वज उसके काम कर रहे हैं वही काम आगे बेटा करे, जो पूर्वज के पास प्रॉपर्टी है वही बेटे को मिले, वही उसकी इकोनॉमिक स्टेटस रहे, वही सोशल स्टेटस रहे, ये होता है। और यहां पे सेपरेशन का कॉन्सेप्ट ये कर रहा है कि जो कास्ट सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो लोग है, जो पुअर है, वो जो लोग है, जो डाउन ट्रोडन है, वो यहां पे उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां पे प्रॉपर राइट को एंजॉय नहीं कर पाते। वो यहां पे उनके ऊपर कुछ हद तक तरीके की क्या लग जाती है? रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि कास्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम कर पाएगा, जो उसकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने प्रोफेशन को चूज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने पोजीशन को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। एक कास्ट के अकॉर्डिंग उसकी रैंक है वो सोसाइटी के अंदर पहले से डिसाइड हो जाती है, ये यहां पे बताती है। और ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पॉल्यूशन, अनटचेबिलिटी को, डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को लेके आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने क्वेश्चन है लिटरेसी एज प्रिक्विसाइट टू एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। भाई सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है ये कहा जा रहा है कि जितनी लिटरेसी बढ़ेगी ना, उतना ही इंसान एम्पावरमेंट होगा, उतना ही इंसान के अंदर अपने राइट को लेके कॉन्शियसनेस आएगा, उतना ही इंसान के अंदर अपनी चीज को लेके नॉलेज पहुंचेगी, उतना ही इंसान अपने राइट को बचा पाएगा, उतना ही कहीं ना कहीं इंसान अपनी खुद के लेवल को समाज के अंदर फील करवा पाएगा। तो ये बात लिटरेसी से जुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा लिख देना कि हमारा अभी लिटरेसी रेशियो है वो 2/3 तक लगभग इंडिया का हो चुका है, जिसमें केरला का लिटरेसी रेशियो सबसे ज्यादा है। वुमेन का लिटरेसी रेशियो भी इंडिपेंडेंस के बाद काफी हद तक बढ़ा है, हालांकि अभी भी हमारा मेन का लिटरेसी रेशियो है वो ज्यादा है। और जितनी ज्यादा लिटरेसी रेशियो बढ़ेगा, वहीं ना कहीं कम्युनिटीज के बीच में जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है वो अपनी राइट के प्रति अवेयर होगी और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपलिफ्टमेंट होगा और कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबल की कंडीशन है वो खत्म होगी। तो लिटरेसी अपने आप में एम्पावरमेंट करने का सोसाइटी को सबसे बेस्ट जरिया है। ठीक है, तो ये बात है यहां पे। तो ठीक है, इसी के साथ मैंने लगभग 45 क्वेश्चन आपको आंखों से निकलवाने का प्रयास करा। हो सकता है किसी बच्चे को मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगो, बट फिर भी देखो मैंने एक अच्छा प्रयास करा। अगर आपको प्लीज अच्छा लगे तो कमेंट करना, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले। और किसी भी मेरे भाई बहन को नोट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।